नमस्कार। टाइप्स ऑफ नॉवल पर मैं कई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जिनमें एक चिकलिट नॉवल का है, तो आज हम चिकलिट नॉवल को ही देखते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग। द वर्ड चिकलिट इज़ मेड ऑफ 2 अमेरिकन स्लेंग वर्ड्स। तो ये चिकलिट जो बना है शब्द, वो 2 अमेरिकन स्लेंग वर्ड से बना है। स्लेंग के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। स्लैंग कहते हैं, जैसे ग्रामीण भाषा में बोला जाता है ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो गांव में बोले जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में वो शब्द नहीं बोले जाते। तो चिक और लिट ये दोनों स्लैंग वर्ड्स हैं, यानी गांव में जो लोग बोलते हैं। जैसे आप उन्हें गुस्से से गंवार बोल देते हैं, क्योंकि उनके भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि स्टैंडर्ड नहीं होते। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में वो शब्द नहीं बोले जाते, ना ही लिखे जाते हैं। तो वही ग्रामीण भाषा के 2 शब्द हैं, जिसमें एक चिक है और एक लिट है। इन दोनों से मिलके चिकलिट नॉवल बना है। द टर्म चिक मीन्स अ यंग वुमन। तो चिक जो शब्द है उसका मतलब होता है एक युवती, यानी एक जवान लड़की। द टर्म लिट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड लिटरेचर। और लिट जो शब्द है वो शॉर्ट फॉर्म है, यानी छोटा रूप है लिटरेचर का। तो इन दोनों से मिलके चिक और लिट बना, यानी एक लड़की, उसके बारे में लिखा हुआ लिटरेचर, युवतियों के बारे में लिखा हुआ लिटरेचर। तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो गया आपको कि ये ऐसे नॉवेल्स हैं जो कि लड़कियों के बारे में लिखे होते हैं। हैंस द चिकलिट फिक्शन इज अ मोड ऑफ लिटरेचर। हैंस अतः द चिकलिट फिक्शन इज अ मोड, माने एक तरीका है, ऑफ लिटरेचर साहित्य का, अबाउट अ यंग वुमन, एक युवती के बारे में, एंड हर प्रॉब्लम्स, और उसकी समस्याओं के बारे में। तो हर एज की अपनी समस्याएं होती हैं, है ना। बच्चे हैं, उनसे पूछिए, उनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। एडल्ट लोग हैं, उनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। बुजुर्ग बूढ़े लोग होते हैं, उनकी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। सबकी सोच भी अलग होती है। जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ती है, वैसे ही हमारी सोच भी बदलती जाती है। तो ये जो चिकलिट फिक्शन है, इसमें युवतियां और उनकी सोच और उनकी समस्याएं, उसका डिस्कशन होता है। आप इसमें और विस्तार से लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर बहुत लॉन्ग आंसर लिखने को आता है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी तो उसी जनरेशन के हैं ना, यंग जनरेशन के। तो इस जनरेशन में क्या समस्याएं होती हैं, लड़कियां अच्छे से इसके बारे में लिख पाएंगी, क्योंकि वो अपनी समस्याओं के बारे में खुद जानती ही हैं। लेकिन अब क्योंकि ज़्यादातर लोग आप कोएड में पढ़ते हैं, तो एक दूसरे की समस्याओं से कि आप मतलब जानकारी होती ही है, कि लड़कों को पता होता है कि लड़कियों की क्या समस्याएं, लड़कियों को भी पता होता है कि उन लड़कों की क्या समस्याएं। तो एक दूसरे की प्रॉब्लम से आप लोग वाकिफ होते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं उनके बारे में। The term appeared in the print as early as 1988। तो ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, appeared माने दिखाई दिया, in print यानी छपे हुए शब्दों में, यानी कि लिटरेचर में दिखाई दिया, as early as 1988 1988 के लगभग, as कॉलेज स्लैंग, कॉलेज स्लैंग के रूप में। आपने देखा होगा कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी, लड़के लड़कियां, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में नहीं होते। जैसे लड़के आपस में एक दूसरे को ब्रो बोलते हैं, ब्रो। अब ब्रो कहीं आपने लिटरेचर में देखा है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज में तो ब्रो होता नहीं, ब्रदर होता है। सिस बोलते हैं सिस्टर को। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, जो लड़के लड़कियां ईजाद कर लेते हैं खुद आपस में एक दूसरे को बोलने के लिए, उनको कॉलेज स्लैंग बोला जाता है। तो ये भी एक कॉलेज स्लैंग के रूप में ये शब्द सामने आया, चिकलेट। फॉर अ कोर्स, एक कोर्स के लिए। टाइटल फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन। तो कॉलेजेस में एक नया सिलेबस, एक कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका टाइटल था फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन, यानी महिला, फीमेल माने नारियों से संबंधित, लिटरेरी साहित्यिक ट्रेडिशन, परंपराएं, यानी नारियों की, स्त्रियों की, खवातीन की साहित्यिक परंपराएं। ये एक कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। वहाँ ये टर्म फिर चलन में आया। इन 1995 1995 में क्रिस मेजा एंड जेफरी डेशेल यूज द टर्म एज एन आयरनिक टाइटल। इन लोगों ने इस टर्म को यूज किया एक आयरनिक टाइटल के रूप में, यानी एक सटायरिक फॉर्म में, है ना, फॉर देयर एडिटेड एंथोलॉजी।
उन्होंने एक एंथोलॉजी क्या होता है, कलेक्शन होता है लिटरेरी वर्क्स का, जैसे पोइम्स का एक कलेक्शन, वो पोइम्स की एंथोलॉजी कहलाएगी। शॉर्ट स्टोरीज़ का अलग अलग राइटर्स की शॉर्ट स्टोरीज़ कलेक्ट कर ली तो वो स्टोरीज़ की एंथोलॉजी कहलाएगी। तो इन लोगों ने एक एंथोलॉजी पब्लिश की और उसका टाइटल क्या रखा था, चिकलेट पोस्ट फेमिनिस्ट फिक्शन, ये उन्होंने टाइटल रखा। द जॉनरा वॉज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ पोस्ट फेमिनिस्ट और सेकेंड वेव फेमिनिज्म। ये जो जॉनरा था, जॉनरा मतलब कि साहित्यिक प्रकार, लिटरेरी टाइप को जॉनरा बोलते हैं। तो ये जो साहित्यिक प्रकार था वॉज डिफाइंड, इसको परिभाषित किया गया एज अ टाइप ऑफ पोस्ट फेमिनिस्ट, यानी जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसके बाद का, एंड सेकेंड वेव फेमिनिज्म, और फेमिनिज्म की दूसरी लहर। फेमिनिज्म आप जानते हैं नारीवाद, ऐसा साहित्य जिसमें स्त्रियों के बारे में बात होती है, स्त्रियों की समस्याओं के बारे में बात होती है, वो फेमिनिज्म कहलाता है, नारीवाद कहलाता है। तो सेकेंड वेव फेमिनिज्म के रूप में ये सामने आया। दैट वेंट बियॉन्ड फीमेल एज विक्टिम, दैट वेंट बियॉन्ड, जो कि आगे गया फीमेल एज विक्टिम, यानी नारी एक विक्टिम के रूप में, एक शिकार के रूप में। ज़्यादातर जो साहित्य है नारीवाद का उसमें फीमेल को विक्टिम के रूप में दिखाया जाता है, यानी कि वो पीड़ित पक्ष दिखाया जाता है कि पुरुष उन पर अत्याचार कर रहे हैं तो वो विक्टिम दिखाई जाती हैं। लेकिन ये जो साहित्य है उससे आगे का था, वेंट बियॉन्ड माने उससे आगे गया। टू इंक्लूड फिक्शन, इसमें इंक्लूड माने शामिल किया गया फिक्शन, वो नॉवल, वो कहानियाँ दैट कवर्ड, जो कि अपने में समाहित करती थीं द ब्रेडेथ ऑफ फीमेल एक्सपीरियंसेस इंक्लूडिंग लव, कोर्टशिप एंड जेंडर, जिसमें कि जो शामिल थे वो फीमेल यानी महिलाओं के एक्सपीरियंसेस, अनुभव, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे लव, प्यार, कोर्टशिप माने किसी को शादी के लिए तैयार करना, और जेंडर यानी उनका लिंग। तो यानी लड़कियों से या युवतियों से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितने भी थॉट्स हैं, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी उनकी फीलिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो सब चिकलिट में शामिल थे। फिर है थीम्स, यानी विषय वस्तु क्या है चिकलेट की। वैसे तो अभी जैसा कि नाम से जाहिर हो गया कि उसकी विषय वस्तु क्या है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। चिकलेट इज जॉनरा फिक्शन विच एड्रेसेस इश्यूज ऑफ मॉडर्न वुमनहुड। तो चिकलेट जो है वो एक इस प्रकार का फिक्शन है, इस प्रकार की कहानियाँ हैं विच एड्रेसेस, जो कि संबोधित करते हैं इश्यूज ऑफ मॉडर्न वुमनहुड, यानी आधुनिक जो नारियां हैं उनके इश्यूज, उनकी समस्याएं, उनके बिंदु। ऑफन, अक्सर, ह्यूमरसली माने हास्यास्पद रूप से, हंसी मजाक के रूप में, एंड लाइट हार्टेडली, लाइट हार्टेडली वही है हंसी मजाक, हल्केपन से, यानी सीरियस तरीके से नहीं, ह्यूमरसली ज़्यादातर उसमें डिस्कस किया जाता है। द जॉनरा बिकेम पॉपुलर, ये जो जॉनरा है, ये जो प्रकार है कहानियों का, फिक्शन का, उपन्यासों का, बिकेम पॉपुलर, ये लोकप्रिय हुआ इन द लेट 1990s, 1990 के दशक में। यानी लेट का मतलब होता है जैसे 1990 का दशक 1991 से लेकर 2000 तक हुआ, तो लेट का मतलब होता है 1995 से बाद का, है ना, 95 के बाद 96, 97, 98, 99, तो उसको लेट बोलते हैं। और अर्ली 1990s होता तो इसका मतलब 95 से पहले का, जैसे 91, 92, 93, 94, ये अर्ली कहलाता है। तो 1990 के दशक के बाद वाले भाग में, विद चिकलेट टाइटल्स टॉपिंग बेस्ट सेलर लिस्ट, जिसमें कि चिकलेट टाइटल्स यानी जो युवतियों से संबंधित उपन्यास थे उनके शीर्षक टॉपिंग सबसे ऊपर थे बेस्ट सेलर लिस्ट। बेस्ट सेलर जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले उपन्यास हैं उनकी लिस्ट में, उनकी सूची में सबसे ऊपर चिकलेट नॉवेल्स थे। एंड द क्रिएशन ऑफ इम्प्रिंट्स डिवोटेड एंटायरली टू चिकलेट, और यानी द क्रिएशन माने रचना, ऑफ इम्प्रिंट्स यानी छपाई की, उन किताबों के पब्लिकेशन की, डिवोटेड जो कि समर्पित थे, एंटायरली पूरी तरह, टू चिकलेट यानी लड़कियों से और महिलाओं से संबंधित विषयों को। ऑल्दो इट समटाइम्स इंक्लूड्स, ऑल्दो हालांकि इट इसमें समटाइम्स कभी कभी इंक्लूड शामिल होता है रोमांटिक एलिमेंट, यानी रोमांटिक आप प्यार से संबंधित कह सकते हैं, कल्पनाओं से संबंधित कह सकते हैं, एलिमेंट्स तत्व इसमें शामिल होते हैं। चिकलेट इज जनरली नॉट कंसिडर्ड,
चिकलेट को प्रायः नहीं माना जाता एज अ डायरेक्ट सब कैटेगरी, एक सीधा सीधा उप विषय ऑफ द रोमांस नॉवल जॉनरा। यानी रोमांस वाला जो नॉवल है, जो उपन्यास है, उसकी डायरेक्ट सब कैटेगरी इसको नहीं माना जाता। बिकॉज क्योंकि द हीरोइंस रिलेशनशिप, हीरोइन के का संबंध विद हर फैमिली, अपने परिवार से और फ्रेंड्स या अपने दोस्तों से, इज ऑफन, अक्सर जस्ट एज इम्पोर्टेंट, उतना ही महत्वपूर्ण होता है एज हर रोमांटिक रिलेशनशिप्स, जितने कि उसके प्रेम संबंध इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी जो रोमांटिक नॉवल हैं या रोमांटिक स्टोरीज हैं उनमें हालांकि रोमांटिसिज्म अपने आप में एक बहुत वाइड टर्म है जिसमें सिर्फ प्रेम नहीं होता। जैसे कि आप वर्ड्सवर्थ की कविताएं देखेंगे, वो रोमांटिक पोइम्स हैं, लेकिन उनमें प्यार कहाँ है? नेचर के प्रति प्यार है। यानी जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, उनसे प्यार है, वो भी रोमांटिक कविताएं हैं। तो हम जब रोमांटिक वर्ड को यूज़ करते हैं, रोमांस वर्ड को यूज़ करते हैं, तो हमारा मतलब सिर्फ प्यार से होता है। लेकिन रोमांटिक जो टर्म है वो अपने आप में बहुत वाइड है। लेकिन यहाँ पर रोमांटिक का मतलब वही है जो हम समझते हैं, यानी कि प्यार से संबंधित। रोमांटिक रिलेशनशिप्स यानी उसके जो प्रेम संबंध हैं वो जितने इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट उसके अपने पारिवारिक संबंध भी होते हैं। चिकलिट में जो दिखाया जाता है, एक लड़की के अपने परिवार के लोगों से जो रिलेशंस हैं, अपने भाई बहनों से, अपने पेरेंट्स से, या फिर अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशंस हैं, उनकी इम्पोर्टेंस भी उतनी ही दिखाई जाती है। यानी ओवरऑल एक लड़की का जो ज़िंदगी है वो सिर्फ रोमांस तो होता नहीं है ना, सिर्फ लव अफेयर ही तो लड़की की लाइफ नहीं होती ना। उसके परिवार से संबंध, उसके भाई बहनों से उसके रिलेशन, उसके पेरेंट्स से रिलेशन, वो ओवरऑल मिला के जो उसकी लाइफ होती है वो यहाँ दिखाई जाती है। फिर है अ वुमन एज अ प्रोटैगोनिस्ट। यहाँ एक महिला प्रोटैगोनिस्ट होती है, यानी मुख्य पात्र होती है। चिकलेट टिपिकली फीचर्स, चिकलेट विशेष रूप से फीचर करता है, यानी दिखाता है अ फीमेल प्रोटैगोनिस्ट, एक महिला मुख्य पात्र को, हुज वुमनहुड, जिसका नारीत्व, जिसका स्त्रीत्व, इज हेवीली थीमेटाइज, यानी बहुत भारी भरकम तरीके से, थीमेटाइज यानी वो विषय वस्तु बनता है, वो सब्जेक्ट मैटर बनता है इन द प्लॉट, कहानी में। दो हालांकि मोस्ट ऑफन, ज़्यादातर, सेट इन अ कंटेम्परेरी वर्ल्ड, यानी ये कंटेम्परेरी वर्ल्ड यानी जो समकालीन दुनिया है उसी में सेट होता है। सच एज, जैसे कि इन वेटिंग टू एक्सेल, ये एक रचना है। देयर इज ऑल्सो हिस्टोरिकल चिकलेट, लेकिन ये जो वेटिंग टू एक्सेल में ये दिखाया गया कि ये तो कंटेम्परेरी वर्ल्ड का है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे नॉवेल्स चिकलेट वाले ऐसे हैं जो कि हिस्टोरिकल हैं, ऐतिहासिक भी हैं। द इश्यूज डेल्ट विद, यानी वहाँ जो इश्यूज दिखाए गए हैं, आर ऑफन मोर सीरियस, वो अक्सर बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं देन कंज्यूमरिज्म, यानी उपभोक्तावाद से। आधुनिक जो संसार है, कंटेम्परेरी जो वर्ल्ड है, वहाँ स्त्रियाँ कंज्यूमरिज्म का एक भाग बन चुकी हैं। आप देख रहे होंगे जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनमें मॉडल्स दिखाई जाती हैं, फीमेल मॉडल्स दिखाई जाती हैं। यानी कि अगर एक शेविंग क्रीम का भी आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, शेविंग क्रीम औरतें तो यूज़ करती नहीं, आदमी यूज़ करते हैं, तो वहाँ आदमी दिखाए जाने चाहिए, मेल मॉडल्स होने चाहिए, लेकिन वहाँ भी आप देखते हैं कि फीमेल मॉडल्स यूज़ की जाती हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने एडवर्टाइजमेंट को। तो ये कंज्यूमरिज्म कहलाता है। तो जो चिकलेट वाले नॉवेल्स कंटेम्परेरी वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, वहाँ कंज्यूमरिज्म ज़्यादा दिखाया जाता है, उपभोक्तावाद ज़्यादा दिखाया जाता है। लेकिन जो हिस्टोरिकल चिकलेट है उसमें सीरियस इश्यूज भी होते हैं। मैरियन कीज वाटरमेलन फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए मैरियन कीज का वाटरमेलन एक उपन्यास है। फीचर्स, उसमें दिखाया गया है अ प्रोटैगनिस्ट, एक मुख्य पात्र को, हु रेसल्स, जो कि संघर्ष करती है विद हाउ टू बी अ मदर इन अ मॉडर्न वर्ल्ड,
यानी इस भावना से कि आधुनिक संसार में माँ कैसे बना जाए, एक अच्छी माँ कैसे बना जाए। एंड देयर इज़ अ ग्रोइंग मार्केट फॉर रिलीजियस चिकलेट, और इसके अलावा एक बढ़ता हुआ बाजार है धार्मिक चिकलेट के लिए। एज विद अदर टाइप्स ऑफ जॉनरा फिक्शन, जैसा कि दूसरे टाइप्स होते हैं जॉनरा फिक्शन के, यानी कि उपन्यासों के, ऑथर्स एंड पब्लिशर्स, लेखक और प्रकाशक, टारगेट यानी वो निशाना बनाते हैं मैनी नीशे मार्केट्स, मतलब कि एक खास मार्केट को। नीशे का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक खास भाग मार्केट का। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग लोगों की पसंद अलग अलग होती है। एक नॉवल किसी को पसंद है, दूसरों को नहीं पसंद। तो ये जो चिकलिट नॉवल हैं सबको तो पसंद नहीं आते, तो एक ख़ास मार्केट की तलाश में रहते हैं लिखने वाले भी और इन नॉवेल्स को पब्लिश करने वाले भी। प्रोटोगोनिस्ट वेरी वाइडली, यानी प्रोटोगोनिस्ट VARY, वेरी का मतलब होता है भिन्न होना, इसी से वैरायटी, वेरियस, ये शब्द VARI से बने हैं। VERY वेरी बहुत, और VARY वेरी का मतलब होता है अलग होना। तो प्रोटोगोनिस्ट अलग होते हैं, वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से। आपने जैसे कि देखे भी हैं रियल लाइफ में, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, कुछ का नेचर अलग होता है, कुछ बहुत गुस्से वाली, कुछ बहुत सीधी, कुछ बहुत तेज। तो मतलब जैसे उनके नेचर अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यहाँ जो प्रोटैगोनिस्ट होते हैं, जो मुख्य पात्र होते हैं, जो हीरोइन होती हैं, वो विस्तृत रूप से एक दूसरे से भिन्न होती हैं इन एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब स्पेसीज, यानी कि कोई जैसे एशियन है, कोई अमेरिकन है, कोई यूरोपियन है, कोई अफ्रीकन है, तो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करती हैं। एज किसी की 13 साल है, 14 साल है, किसी की 20 साल है, एज अलग अलग होती है। सोशल स्टेटस यानी सामाजिक स्तर अलग अलग होता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बिजनेस फैमिली से आती है, तो ये सोशल स्टेटस हुआ। मैरिटल स्टेटस, कुछ शादीशुदा हैं या फिर कुछ की शादी नहीं हुई है, तो ये मैरिटल स्टेटस हुआ। करियर, कोई टीचर है या कोई ड्राइवर है, कोई पायलट है, तो अलग अलग कैरियर हैं। एंड रिलीजन, और धर्म भी अलग अलग होते हैं, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो बहुत वैरायटी होती है इन प्रोटैगोनिस्ट में, यानी हीरोइंस में, इन नॉवेल्स के। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी। एक और अगला टाइप ऑफ नॉवल लेकर अगले वीडियो में मैं आऊँगी। तब तक के लिए शुक्रिया।